जिस तहसील में पत्नी थी एसडीएम, उसी तहसील के गेट पर तलाकशुदा पति बेचता था छोले भटूरे। दोस्तों, रिश्ते हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा होते हैं, लेकिन कई बार हम अपनी गलत आदतों और गलत संगत की वजह से इन्हें खो देते हैं। इस कहानी में एक ऐसी लड़की की बात है जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की और एक ऐसे लड़के से शादी की जिसने अपनी गलतियों के कारण सब कुछ खो दिया। नीति शास्त्र कहता है, सच्चे गुण और अच्छा चरित्र ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर हम इन्हें छोड़कर बुरी आदतों में पड़ जाएं, तो हमारा जीवन बर्बाद हो सकता है। लेकिन अगर समय पर हमें सही राह मिल जाए और हमें माफ कर दिया जाए, तो हम अपने जीवन को फिर से सुधार सकते हैं। आइए इस कहानी में संघर्ष, गलतियां और क्षमा के जरिए समझें कि अच्छे काम और सही फैसले जिंदगी में कितने जरूरी हैं। यह मामला उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे चंदनपुर का है। यहाँ रहने वाला एक साधारण लेकिन मेहनती लड़का आदित्य अपनी छोटी सी जमीन और मेहनत के बल पर अपना गुजारा करता था। आदित्य के माता पिता उम्र दराज हो चुके थे और परिवार में वह अकेला था। न कोई भाई न कोई बहन। उसके माता पिता अक्सर कहते थे, बेटा अब तुम शादी कर लो, घर में बहू आएगी तो थोड़ा सहारा मिलेगा। वहीं से करीब 20 किलोमीटर दूर सुरभिपुर नाम का एक और कस्बा था, जहां एक लड़की स्नेहा रहती थी। स्नेहा पढ़ाई में बहुत होशियार थी और बेहद सुंदर भी। उसका सपना था कि वह किसी बड़ी सरकारी पद पर काम करे और अपने परिवार का नाम रोशन करे। स्नेहा का परिवार भी साधारण था। उसके पिता रमेश एक बुजुर्ग किसान थे, जिनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। स्नेहा के घर में 4 बहनें थीं और वह सबसे छोटी थी। उसकी तीनों बहनों की शादी हो चुकी थी और घर में अब कोई भाई नहीं था जो परिवार का सहारा बन सके। स्नेहा के पिता रमेश अपनी खराब होती तबीयत और आर्थिक तंगी को देखकर चिंतित रहते थे। एक दिन उन्होंने स्नेहा से कहा, बेटा मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी अपनी आंखों के सामने कर दूं। उसके बाद भी अगर तुम पढ़ाई करना चाहो तो अपने ससुराल में जारी रखना। यह सुनकर स्नेहा कुछ नहीं कह सकी। उसने पिता की तकलीफ को समझा और उनकी बात मान ली। रमेश जी ने स्नेहा के लिए लड़का ढूंढना शुरू किया। कई जगह गए, कई लड़कों को देखा, लेकिन कहीं कोई बात बनती तो कहीं कोई कमी निकल जाती। वह इसी कोशिश में लगे रहे कि एक दिन उन्हें मधुपुर के एक रिश्तेदार ने बताया कि आदित्य शादी के योग्य है। आदित्य का परिवार छोटा था, लेकिन उसकी जमीन जायदाद ठीक ठाक थी। वह मेहनती था और भले ही पढ़ाई में औसत था, लेकिन खुद का कामकाज अच्छी तरह संभाल रहा था। उसके माता पिता ने भी शादी की बात चलानी शुरू कर दी थी ताकि घर में बहू आ सके। रमेश जी ने रिश्तेदारों के माध्यम से आदित्य के परिवार से संपर्क किया। पहली बार मिलने पर आदित्य और उसका परिवार रमेश जी को पसंद आ गए। आदित्य की सादगी और मेहनत ने रमेश जी का दिल जीत लिया। आदित्य के परिवार की सहमति मिलने के बाद रमेश जी ने आदित्य की तस्वीर स्नेहा को दिखाई। तस्वीर देखकर स्नेहा को आदित्य भला लगा। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे से यह साफ था कि वह इस रिश्ते से खुश है। कुछ ही दिनों बाद दोनों परिवारों ने मिलकर रिश्ता तय कर दिया। स्नेहा और आदित्य की सगाई बड़े ही सादगीपूर्ण तरीके से हुई। इस दौरान दोनों परिवारों ने एक दूसरे को जानने समझने का मौका दिया। सगाई के बाद स्नेहा और आदित्य ने एक दूसरे से बातचीत शुरू की।
आदित्य ने स्नेहा को एक मोबाइल फोन दिया ताकि वे एक दूसरे को जान सकें और शादी से पहले उनका रिश्ता और गहरा हो सके। स्नेहा की पढ़ाई और सपनों को देखते हुए रमेश जी ने उसके लिए आदित्य जैसा लड़का चुना जो मेहनती और सादगी पसंद था। दोनों परिवारों की सहमति से यह रिश्ता तय हुआ। आदित्य और स्नेहा की सगाई के बाद दोनों के परिवार शादी की तैयारियों में जुट गए। स्नेहा पढ़ने में तेज थी और हमेशा अपने एसडीएम बनने के सपने के बारे में आदित्य से बात करती। वहीं आदित्य अपने दोस्तों के बीच समय बिताने का आदी हो गया था। एक दिन दोस्तों ने मजाक में कहा, भाई तेरी शादी हो रही है, पार्टी तो बनती है। इस बात पर आदित्य ने पहली बार शराब का सेवन किया। यह आदत धीरे धीरे उसके जीवन का हिस्सा बन गई। सगाई के बाद स्नेहा ने अपने सपनों की बात आदित्य से शेयर की। उसने कहा, मुझे पढ़ाई जारी रखनी है। मेरा सपना है कि मैं एसडीएम बनूं और अपने परिवार का नाम रोशन करूं। आदित्य ने यह बात ध्यान से सुनी, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया। शादी की तारीख नजदीक आ रही थी। स्नेहा और आदित्य की बातचीत जारी रही, लेकिन स्नेहा का ध्यान पढ़ाई से हटने लगा। शादी की तैयारियां और घर के काम में वह उलझने लगी। 4 महीने के बाद दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। शादी के बाद स्नेहा ने 2-3 बार पढ़ाई की बात फिर से आदित्य से की। उसने कहा, मुझे तैयारी करनी है, मेरे पास काफी नॉलेज है और यह मेरा सपना है। लेकिन आदित्य ने जवाब दिया, पढ़ाई करके क्या करोगी? हमारे पास खेत खलिहान सब कुछ है। मुझे कमाना है और तुम्हें घर संभालना है। पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। स्नेहा ने इस बात को अनमने ढंग से स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके सपनों को चोट जरूर पहुंची। आदित्य ने यह बात अपने दोस्तों के साथ शेयर की। दोस्तों ने उसे भड़काया, भाई आजकल लड़कियां पढ़ाई करके बड़े पदों पर पहुंच जाती हैं और फिर अपने पति को भूल जाती हैं। तुझे इसे रोकना होगा। दोस्तों की बातें सुनकर आदित्य ने स्नेहा की पढ़ाई रोकने का फैसला कर लिया। जब स्नेहा ने किसी परीक्षा के लिए फॉर्म भरा तो आदित्य ने इसे भरने से मना कर दिया। उसने स्नेहा को समझाने की कोशिश की, तुम्हें इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा, तुम्हें बस घर पर ध्यान देना है। शादी के बाद स्नेहा ने कई बार अपने पिता रमेश जी से बात की। उसने बताया कि वह पढ़ाई जारी रखना चाहती है, लेकिन आदित्य और उसके ससुराल वाले उसे समर्थन नहीं दे रहे। इस पर रमेश जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा तुम्हारे ससुराल वालों की इच्छा का सम्मान करना जरूरी है। जब तक तुम हमारे पास थी, हमने तुम्हारी पढ़ाई लिखाई और जरूरतों का पूरा ध्यान रखा। अब ससुराल में रहकर अपने कर्तव्यों को निभाओ। कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेंगे। स्नेहा ने पिता की बात मान ली और अपने सपनों को दबा लिया। वह घर की जिम्मेदारियों में लग गई। इसी बीच आदित्य के पिता महेश जी को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। परिवार में अब सिर्फ आदित्य, उसकी बूढ़ी मां और स्नेहा ही बचे थे। महेश जी के निधन के बाद घर में एक तरह की छत नहीं रही जो पूरे परिवार को बांध कर रख सके। महेश जी के जाने के बाद आदित्य को किसी का मार्गदर्शन नहीं मिला। उसने अपनी जिम्मेदारियों को भूलना शुरू कर दिया और गलत रास्तों पर चलने लगा। दोस्तों की संगत में उसने शराब पीना शुरू कर दिया। यह आदत धीरे धीरे बढ़ती गई और वह देर रात तक घर लौटने लगा। कभी कभी तो वह पूरी रात गायब रहता। घर की हालत बिगड़ती जा रही थी। स्नेहा और आदित्य की मां ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की,
लेकिन वह किसी की सुनता ही नहीं था। बूढ़ी माँ, जो पहले ही अपने पति के जाने के गम में थीं, अब बेटे की गलत आदतों को देखकर और भी टूट गईं। वह अक्सर रोती और सोचती, कैसा बेटा पैदा किया जो अपने पिता की मेहनत से बनाई हुई संपत्ति को बर्बाद करने में लगा है। स्नेहा ने भी आदित्य को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, आदित्य, यह सब छोड़ दो। घर और खेत की जिम्मेदारी तुम्हारी है, हमें इसे संभालना होगा। लेकिन आदित्य ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया। उसने स्नेहा पर चिल्लाते हुए कहा, मुझे तुम्हारे उपदेश सुनने की जरूरत नहीं है। ये मेरा घर है और मैं जो चाहूं करूंगा। धीरे धीरे आदित्य ने गांव के बाहर अपनी एक छोटी सी जमीन बेच दी। स्नेहा और उसकी मां ने इसका विरोध किया, लेकिन आदित्य ने किसी की बात नहीं मानी। वह जमीन बेचकर मिले पैसे से शराब और दोस्तों की मौज मस्ती में लगा देता। आदित्य की मां इस सब को सहन नहीं कर सकी। उनके गम और तनाव ने उन्हें बीमार कर दिया। 6 महीने के भीतर उनका भी निधन हो गया। अब घर में केवल आदित्य और स्नेहा रह गए थे, लेकिन आदित्य ने अपनी मां की मौत से भी कोई सबक नहीं सीखा। स्नेहा मायके चली गई। 6 महीने तक आदित्य ने उसे वापस बुलाने की कोई कोशिश नहीं की। वह अपनी शराब और दोस्तों के साथ समय बिताने में व्यस्त था। आदित्य की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। उसके दोस्त उसे लगातार गलत रास्तों पर भड़काते रहते। उन्होंने आदित्य से कहा, तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़ देगी। आजकल की औरतें बड़ी महत्वाकांक्षी होती हैं। आदित्य उनकी बातों में आ गया और स्नेहा से पूरी तरह दूर हो गया। नीति शास्त्र कहता है, जो व्यक्ति सही संगत नहीं चुनता, उसका जीवन धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। यही आदित्य के साथ हो रहा था। उसके पास जो कुछ भी था वह खत्म होता जा रहा था। आदित्य के व्यवहार से तंग आकर स्नेहा ने अपने पिता रमेश जी को सारी स्थिति बताई। रमेश जी ने अपनी बेटी को समझाया, बेटा, अपना घर है। कोई गलती कर रहा हो तो उसे सही राह पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसकी तरह खुद भी बिगड़ जाओ। इस सलाह पर अमल करते हुए रमेश जी खुद स्नेहा को आदित्य के घर लेकर गए। उन्होंने आदित्य से साफ साफ बात की और समझाने की कोशिश की। आदित्य ने उनके सामने झूठा वादा किया, अब से मैं कोई गलती नहीं करूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। आदित्य अब भी शराब पीता, रात रात भर घर से गायब रहता और घर के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं निभाता। स्नेहा की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। घर में सब्जी तक नहीं आती थी और स्नेहा भूखी प्यासी रहकर भी परिवार को बचाने की कोशिश करती। जब स्नेहा को समझ में आ गया कि आदित्य अब नहीं सुधरेगा, तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। मुझे तलाक चाहिए। जो भी पैसा मिलेगा उससे मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। मेरा सपना है कि मैं एसडीएम बनूं और अपना जीवन बेहतर बनाऊं। रमेश जी ने आदित्य को एक बार फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने गुस्से में कहा, अपनी बेटी को ले जाओ, जो भी दिया है वो भी ले जाओ, मुझे किसी की परवाह नहीं है। यह सुनकर रमेश जी बेहद दुखी हुए। उन्होंने मजबूरी में स्नेहा के तलाक की प्रक्रिया शुरू कर दी। 1.5 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद स्नेहा को तलाक मिल गया। तलाक के बाद स्नेहा ने अपने हिस्से में मिले पैसों का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए किया। उसने जी तोड़ मेहनत की और अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया। पहले से ही पढ़ाई में तेज स्नेहा ने अपनी मेहनत को और बढ़ा दिया।
लगातार 2-2.5 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसका चयन एसडीएम के पद पर हो गया। स्नेहा ने यह साबित कर दिया कि अगर दृढ़ निश्चय और मेहनत हो तो कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। दूसरी ओर आदित्य की हालत बद से बदतर हो गई। उसने अपनी ज्यादातर संपत्ति शराब और मौज मस्ती में बेच दी। अब उसके पास केवल एक छोटा सा घर बचा था। उसके दोस्त जो कभी उसके साथ दिन रात रहते थे, धीरे धीरे दूर होने लगे। आदित्य को समझ आने लगा कि जब तक आपके पास पैसा होता है, लोग आपके साथ होते हैं। जैसे ही पैसा खत्म होता है, लोग आपको छोड़ देते हैं। मजदूरी। आदित्य को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका था। वह गांव में मजदूरी करने की कोशिश करता, लेकिन वहां के लोग उसे ताने मारते। देखो, इतना अच्छा घर और संपत्ति थी, सब बर्बाद कर दी। अब मजदूरी करने की नौबत आ गई। गांव के लोगों की बातें सुनकर आदित्य ने अपने छोटे से घर को भी बेचने का फैसला किया। आदित्य ने अपनी बुरी आदतों और गलत संगत के कारण सब कुछ खो दिया। अब उसके पास सिर्फ एक छोटा सा घर बचा था। लोगों के तानों और शर्मिंदगी से बचने के लिए उसने वह घर भी बेच दिया और अवंती नगर, बरेली चला गया। वहां उसे एक छोटे से ढाबे के पास ठिकाना मिला, जहां छोले भटूरे का ठेला लगाया जाता था। शुरुआत में आदित्य ने ठेले वाले के यहाँ वेटर का काम करना शुरू किया। 6 महीने तक उसने यह काम किया और धीरे धीरे छोले भटूरे बनाने की रेसिपी सीख ली। वह मेहनती था और यह काम उसे पसंद आने लगा। कुछ समय बाद उसने अपने बचाए हुए थोड़े से पैसों से तहसील के पास अपना छोले भटूरे का ठेला लगा लिया। आदित्य अब अपनी नई जिंदगी में रम गया। उसका ठेला तहसील के बाहर लगने लगा और धीरे धीरे लोग उसकी छोले भटूरे की तारीफ करने लगे। उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया और वहीं से अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने की कोशिश करने लगा। लेकिन अंदर ही अंदर आदित्य को पछतावा होता रहता था। वह सोचता था, कैसे मैंने अपनी संपत्ति और रिश्तों को बर्बाद कर दिया। जिन दोस्तों के साथ मैंने सब कुछ गंवाया, वे अब मेरी हालत पूछने भी नहीं आते। उसकी जिंदगी अब अकेली थी और वह बस अपने ठेले के काम में लगा रहता। दूसरी ओर स्नेहा ने अपनी मेहनत से अपना सपना पूरा कर लिया। उसने एसडीएम की परीक्षा पास कर ली और वह अब एक सम्मानित अधिकारी बन चुकी थी। उसकी मेहनत रंग लाई थी और उसका आत्मविश्वास बढ़ चुका था। लगभग 5 साल बाद स्नेहा का ट्रांसफर अवंती नगर तहसील में हो गया। उसे नहीं पता था कि वहीं तहसील के बाहर उसका पूर्व पति आदित्य ठेले पर छोले भटूरे बेच रहा था। एक दिन तहसील में काम के दौरान स्नेहा ने अपने ड्राइवर से कहा, नाश्ते के लिए कुछ लाओ। ड्राइवर ने तहसील के मेन गेट के पास लगे ठेले से छोले भटूरे पैक करवाए। जब स्नेहा ने उन्हें छका तो उन्हें उनका स्वाद बहुत पसंद आया। अगले दिन फिर वही हुआ। धीरे धीरे यह स्नेहा की आदत बन गई कि वह रोज नाश्ते के लिए उसी ठेले से छोले भटूरे मंगवाने लगी। एक दिन जब स्नेहा अपनी गाड़ी में बैठी थी, उसने ठेले की ओर नजर डाली। ठेले के पीछे खड़ा शख्स उसे जाना पहचाना लगा। हालांकि वह मास्क लगाए हुए थी, लेकिन उसकी नजर उस आदमी पर बार बार जा रही थी। अगले दिन उसने अपने ड्राइवर से पूछा, यह ठेला कौन लगाता है? उसका नाम और पता पूछो। ड्राइवर ने जब पूछा तो ठेले वाले ने अपना नाम आदित्य और गांव का पता बताया। यह सुनकर स्नेहा को यकीन हो गया कि यह वही आदित्य है जिससे उसका तलाक हो चुका था। स्नेहा को यह जानकर बहुत अजीब लगा
कि जो आदित्य कभी उसकी पढ़ाई का विरोध करता था और जिसने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था, वह अब छोले भटूरे बेच रहा है। उसने इस बात को अपने तक ही रखा और कुछ दिन तक ठेले से नाश्ता मंगवाना जारी रखा। स्नेहा को धीरे धीरे यह यकीन होने लगा था कि तहसील के बाहर ठेला लगाने वाला छोले भटूरे वाला कोई और नहीं, बल्कि उसका पूर्व पति आदित्य ही है। एक दिन उसने अपने ड्राइवर से कहा, जब तुम नाश्ता लाने जाओ तो ठेले वाले का नाम और उसके बारे में कुछ जानकारी लेकर आना। ड्राइवर ठेले वाले से बड़े ही सम्मान से बोला, सर, आपका नाम क्या है? ठेले वाले ने जवाब दिया, मेरा नाम आदित्य है। ड्राइवर ने फिर पूछा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आदित्य ने अपने गांव का नाम बताया। जब ड्राइवर ने स्नेहा को यह जानकारी दी तो स्नेहा का शक यकीन में बदल गया। उसने मन ही मन सोचा, तो यह वही है जिसने मेरी पढ़ाई को रोका, मुझे ताने दिए और मेरी मेहनत को बेकार समझा। आज यह किस हालत में है? लेकिन स्नेहा ने अपनी भावनाओं को दबा लिया और ड्राइवर से इस बारे में कुछ भी जाहिर नहीं किया। कुछ दिन तक स्नेहा ने चुप्पी साधे रखी, लेकिन जब वह पूरी तरह से आश्वस्त हो गई कि यह आदित्य ही है, तो उसने अपने ड्राइवर से कहा, उस ठेले वाले को मेरे ऑफिस में बुलाकर लाओ, उसे कहो कि एसडीएम साहिबा ने बुलाया है। ड्राइवर ठेले वाले के पास गया और कहा, सर, एसडीएम मैडम ने आपको बुलाया है। आदित्य यह सुनकर डर गया। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? क्या मेरे बनाए छोले भटूरे में कुछ गड़बड़ थी? या फिर उन्होंने मेरी रेसिपी को बहुत पसंद किया और इसलिए बुलाया है? आदित्य डर और झिझक के साथ तहसील पहुंचा। गेट पर बैठे सुरक्षा कर्मी ने उसे रुकने के लिए कहा। वह वहीं बैठा रहा, जबकि स्नेहा किसी काम में व्यस्त थी। जब स्नेहा अपने काम से फ्री हुई तो उसने घंटी बजाई और आदित्य को अंदर बुलाने का आदेश दिया। अंदर आते ही आदित्य ने देखा कि सामने की कुर्सी पर बैठी महिला कोई और नहीं, बल्कि उसकी तलाकशुदा पत्नी स्नेहा थी। आदित्य का चेहरा फक पड़ गया। वह अचंभित और घबराया हुआ था। उसकी आंखें भर आईं और वह कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसे अपने पुराने व्यवहार और बर्बाद किए हुए रिश्ते याद आ गए। स्नेहा ने शांत स्वर में कहा, बैठो। आदित्य चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। वह सिर झुकाए हुए था और स्नेहा से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। स्नेहा ने पूछा, तो आपकी प्रॉपर्टी का क्या हाल है? आपके वो दोस्त जिनके लिए आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया, वे अब भी आपके साथ हैं? आदित्य के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने धीरे से कहा, नहीं, अब कोई नहीं आता। सबने मुझे छोड़ दिया। मैंने सब कुछ खो दिया। स्नेहा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे पढ़ने दो। मैंने तुमसे और तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें समझाया था कि बुरी संगत मत रखो, लेकिन तुमने किसी की नहीं सुनी। अब देखो कहां पहुंच गए हो। आदित्य के पास स्नेहा की बातों का कोई जवाब नहीं था। वह बस चुपचाप बैठा रहा और उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहते रहे। स्नेहा और आदित्य के बीच वर्षों बाद मुलाकात हुई। दोनों की जिंदगी अब बिल्कुल अलग राह पर थी। स्नेहा अपने मेहनत और संघर्ष के बल पर एसडीएम बन चुकी थी, जबकि आदित्य अपनी गलतियों और बुरी संगत के कारण सब कुछ खो चुका था। स्नेहा ने शांत स्वर में आदित्य से कहा, आपने अपनी जिंदगी के साथ साथ मेरी भी कितनी तकलीफें बढ़ाई। मैंने आपसे पढ़ाई के लिए कहा था,
एसडीएम बनने का सपना साझा किया था, लेकिन आपने न मेरी बात मानी न मेरे सपनों की कोई कद्र की। आज आपकी हालत देखिए, प्रॉपर्टी खत्म हो गई और आप यहाँ ठेला लगा रहे हैं। क्या यही आपकी इज्जत थी? आदित्य के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा। उसे अपनी सारी गलतियां याद आने लगीं। स्नेहा ने उसे सहानुभूति भरे स्वर में कहा, जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिंदगी खत्म हो गई है। मैं जानती हूं कि आपने अपनी गलत संगत और आदतों के कारण सब कुछ खो दिया, लेकिन अब भी आप अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं। उसने आगे कहा, कल शाम को मेरे रूम पर आइए, मैं आपसे कुछ जरूरी बातें करना चाहती हूं। स्नेहा ने उसे पता और फोन नंबर दिया। शाम को स्नेहा ने अपने पिता रमेश जी को भी अपने रूम पर बुलाया। रमेश जी अब काफी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी समझ और दयालुता बरकरार थी। जब आदित्य वहां पहुंचा तो वह रमेश जी को देखकर घबराया। उसने झिझकते हुए उन्हें प्रणाम किया। रमेश जी ने बड़े शांत स्वर में कहा, बेटा, जो हुआ सो हुआ। भगवान की मर्जी के आगे किसी का बस नहीं चलता, लेकिन अब समझदारी दिखाने का समय है। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। स्नेहा ने आदित्य को ठेले पर काम करते हुए देखा था। उसने कहा, आपके छोले भटूरे का स्वाद बहुत अच्छा है, क्यों ना आप इसे बड़े पैमाने पर करें, मैं आपकी मदद करूंगी। स्नेहा ने अपनी आर्थिक स्थिति का लाभ उठाते हुए आदित्य के लिए एक बड़ा रेस्टोरेंट खुलवाया। रेस्टोरेंट में पहले की तुलना में बेहतर सुविधाएं थीं और आदित्य का अनुभव काम आया। जल्द ही रेस्टोरेंट का स्वाद और माहौल लोगों को पसंद आने लगा। अब आदित्य एक ठेले वाले से रेस्टोरेंट के मालिक बन चुका था। उसने अपने रेस्टोरेंट के काम में पूरी मेहनत लगाई। धीरे धीरे रेस्टोरेंट का नाम बढ़ने लगा और वहां काम करने के लिए कई कर्मचारी भी रखे गए। कुछ समय बाद स्नेहा ने आदित्य से कहा, आपके पिता ने जो जमीन और संपत्ति बनाई थी उसे दोबारा पाने का वक्त आ गया है। अब हमारे पास पर्याप्त पैसा है, चलिए उस जमीन को वापस लेते हैं।